हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में ANG01 जो कि है समुदाय के लिए पोषण 4 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मधुमेह के रोगी की आहार व्यवस्था। ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर का पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखिए। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहें और ये 4 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखें, ताकि एग्जाम में जब ये चार चार क्वेश्चन जो बता रहे हैं इसमें से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। कौन सा आ जाएगा ये किसी को नहीं पता, 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से देखें। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, मधुमेह के रोगी की आहार व्यवस्था बताएं। सबसे पहले है मधुमेह। मधुमेह की आहार किस तरह से बना सकते हैं, मधुमेह डायबिटीज से जो ग्रसित है उसको उसका आहार व्यवस्था कैसा होगा, आइए जानते हैं। मधुमेह एक चयापचयी विकार है जिससे रक्त में शर्करा का स्तर, शर्करा मतलब ग्लूकोज का मात्रा जो है सामान्य से अधिक हो जाता है। 10 से 12 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर 80 से 120 mg पर 100 ml होता है। रक्त में यदि ग्लूकोज का स्तर इतना बढ़ जाता है कि गुर्दे इसे संभाल नहीं पाते, तब पेशाब में भी ग्लूकोज हार्मोन आने लगता है। यह बीमारी इंसुलिन हार्मोन की कमी या फिर एकदम नहीं होने की वजह से होती है। ये ऊपर कर लेते, इसको देखिए, इसका होने का क्या कारण है, डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, मधुमेह के कारण शरीर में इंसुलिन का न होना या फिर कार्यशील न होना, शरीर में जो है इंसुलिन ना होना या इंसुलिन है आपके शरीर में वो कार्यशील नहीं है। दूसरा है शरीर में इंसुलिन का होना लेकिन कम मात्रा में, शरीर में इंसुलिन तो है मगर कम मात्रा में, इससे भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, मधुमेह के रोगी की आहार व्यवस्था कैसा होना चाहिए। देखिए, इंसुलिन की खुराक लेनी चाहिए, ऊर्जा जो है 20 से 40 कैलोरी पर डे लेना चाहिए। तीसरा है प्रोटीन 1 ग्राम शरीर के वजन के हिसाब से, ठीक है। चौथा है कार्बोज 80 से 100 ग्राम के बीच में, वसा है 15 से 20 ग्राम। आइए आगे देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ICDS के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो ICDS जो है इसका मुख्य घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले जानते हैं ICDS होता क्या है। देखिए, ICDS जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समन्वित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम। देखिए, ये होता क्या है कि इसे हिंदी भाषा में राज्य आपदा मोचन बल कहा गया है। यह योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी, जिसके बाद कुपोषण से पीड़ित बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई। देखिए, आइए इसका घटक के बारे में जानते हैं, इसका मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देखिए, ICDS के मुख्य घटक, पहला है पूरक पोषण। इस घटक या कार्यक्रम के तहत जो निर्धन बच्चा, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा पूरक पोषण दिया जाता है। आंगनबाड़ियों द्वारा सरकार सभी निर्धन बच्चों एवं महिलाओं को पूरक आहार दिया जाता है। दूसरा है टीकाकरण। टीकाकरण इस परियोजना के अंतर्गत सभी शिशुओं को संक्रामक रोगों जैसे गोलघोंटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो तथा क्षय रोग के प्रतिरोधक टीके लगाए जाते हैं। खांसरे के लिए भी प्रतिरोधक टीके प्रदान किए जाते हैं। सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। आइए और जानते हैं इसका मुख्य घटक। देखिए, तीसरा है स्वास्थ्य की जांच, छोटी मोटी बीमारियों का उपचार तथा संदर्भ सेवाएं। देखिए, इसका जो है ICDS का जो है मुख्य घटक एक आंगनबाड़ी केंद्र भी होता है, वह भी बीमारियों का थोड़ा बहुत देख रेख करता है। तो देखते हैं
आंगनबाड़ी में नियमित अंतराल के बाद बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान क्या होता है कि स्तनपान किनको कहा जाता है? देखिए, स्तनपान जो होता है जब माँ बच्चे पैदा करती है उस टाइम बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है तो वही काल को स्तनपान काल कहा जाता है। देखिए, कराने वाली माताओं का निरीक्षण तथा उपचार स्थानीय स्वास्थ्यकर्ताओं जैसे महिला स्वास्थ्य परिदर्शक, सहायक नर्स द्वारा किया जाता है। महिला स्वास्थ्य परिदर्शक को स्वास्थ्य सहायिका भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छोटी मोटी बीमारियों का निरीक्षण और उपचार स्वयं ही करती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, वृद्धि अनुवीक्षण 4। इस परियोजना के अंतर्गत ये क्वेश्चन जो है आपको ICDS वाला वो लगभग 10 नंबर का पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वृद्धि अनुवीक्षण क्या होता है। आप यदि इसको देखे होंगे तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बच्चे या बाघों के समूहों की शारीरिक वृद्धि अर्थात भार और लंबाई पर निगरानी रखी जाती है। ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धि के रिकॉर्ड का तात्पर्य बच्चों के भार का रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शारीरिक भार बच्चों की वृद्धि का महत्वपूर्ण सूचक है। चूँकि लंबाई की तुलना में भार लेना तथा जांचना अधिक सरल है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में हुई प्रगति को जानने के लिए वजन को मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के अवसर। इस योजना के तहत विशेषकर 3 से 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना तथा कठिन पाठ्यक्रमों की पद्धति अनुसरण करने की बजाय उनकी उत्सुकता को जागृत करना है। परंतु अधिकतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिभावकों की मांग पर बच्चों को वर्णमाला तथा संख्याओं के बारे में भी पढ़ाते हैं। 6 है पोषण शिक्षण। यह कार्यक्रम गर्भवती, स्तनपान कराने वाली तथा अन्य सभी महिलाओं और किशोरियों के लिए है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये भी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये आपको 15 नंबर के आसपास में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, शिशुओं के लिए आहार नियोजन बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? शिशु का जो आहार बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, शिशुओं के लिए आहार नियोजन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला है, सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शिशु शैशव काल की कौन सी अवस्था है। शिशु 0 से 4 महीने का है या 6 से 8 महीने का या 9 से 12 महीने का। फिर उस विशिष्ट आयु में शिशु का संभावित शरीर का भार कितना है, इसका भी ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि शिशु का, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, शिशु का परिवार किस आय वर्ग से संबंधित है, फिर वह नवजात किस क्षेत्र का है। ये सब सारे चीज़ मतलब ध्यान में रखना चाहिए आहार बनाते टाइम। दूसरा देखते हैं क्या रख सकते हैं ध्यान में। इसके अलावा शिशु के लिए आहार नियोजन करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन ए तथा विटामिन सी मिलने चाहिए। अन्यथा शिशु का विकास कम हो सकता है। यदि ये सब नहीं मिला तो शिशु का जो विकास है वह कम हो जाएगा। ये तीसरा देखते हैं। आहार नियोजन करते समय हमें इस बात की हमेशा जानकारी रखनी होगी कि माँ का दूध नवजात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस काल में माँ का दूध अवश्य देना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए,
इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि यदि माँ शिशु को दूध किसी भी कारणवश नहीं पिला सकती तो उसे पूरक आहार के रूप में कौन सा दूध दिया जाए। गाय या भैंस का दूध शिशु को दिया जा सकता है। देखिए, गाय और यदि माँ दूध नहीं पिला सकती है यदि किसी कारणवश, तो शिशु को कौन सा दूध दिया जाए, भैंस का दिया जाए या गाय का। देखिए, यह शिशु के भार एवं उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि बच्चा काफ़ी कमज़ोर है तो उसे गाय का दूध माँ के दूध की जगह दिया जा सकता है, परंतु यदि बच्चा स्वस्थ है तो उसे भैंस के दूध में पानी मिलाकर दिया जा सकता है। अतः थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अतः गाय या भैंस के दूध को माँ के दूध के समान बनाने के लिए स्वच्छ उबले हुए पानी में मिलाकर पतला करना चाहिए, जिससे इसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो सके तथा वह माँ के दूध के वर्तमान स्तर जैसा हो सके। आइए चौथा देखते हैं। देखिए, शिशु के लिए आहार नियोजन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि एक समय में एक ही पूरक आहार देना चाहिए। दूसरा आहार शुरू करने से पहले शिशु को पहले आहार से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिले। पाँचवां देखिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि शिशु किसी विशेष खाद्य पदार्थ को पसंद नहीं करता है तो उसे खाद्य पदार्थ को किसी अन्य रूप में दें। छठा है, शिशु को भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से परिचित कराना चाहिए, जिससे वह आगे चलकर विभिन्न खाद्य पदार्थों को स्वीकार करे। देख लिए 3 नंबर और 4 नंबर भी क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, हमारे शरीर के लिए लौह तत्व का क्या कार्य है तथा हमारे शरीर में लौह तत्व मतलब आयरन की प्रचुरता वाले खाद्य स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि लौह तत्व किस किस आहार में मिलता है उनको भी इस प्रश्न में बताना है। आइए जानते हैं लौह तत्व हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करता है। देखिए, हमारे शरीर के लिए लौह तत्व की काफ़ी आवश्यकता होती है। वैसे तो यह सारे शरीर में ही पाया जाता है, परंतु रक्त में यह सबसे अधिक मात्रा में 75% होता है। हमारे शरीर में लौह तत्व की मात्रा केवल 3 से 5 ग्राम होती है। आइए जानते हैं हमारे शरीर में लौह तत्व के कार्य। हमारे शरीर में आयरन का क्या क्या कार्य है। देखिए, पहला कार्य है ऑक्सीजन का संवहन। लौह तत्व रक्त में उपस्थित लाल रंग के एक यौगिक हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। जैसे कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए अति आवश्यक है। यह ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिकाओं तक ले जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाने में मदद करता है। पहला कार्य। दूसरा देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। देखिए, मांसपेशियों में लौह तत्व हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को इकट्ठा करने की क्षमता होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग मांसपेशियों के संकुचन तथा उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। तीसरा कार्य देखिए आयरन का। कोशिकाओं में ऑक्सीजन को बढ़ाना। लौह तत्व ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करके कोशिका के अंदर कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीजन में सहायता करता है। इसके फलस्वरूप इन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा कार्य देखते हैं। देखिए, कुछ बौद्धिक कार्य। ऊपर वर्णित कार्यों के अतिरिक्त लौह तत्व के कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे तत्कालीन स्मृति, सीखने की क्षमता, ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता आदि में लौह तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पाँचवां देखिए, एंजाइमों तथा पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव। लौह तत्व उन कुछ एंजाइमों तथा पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है जो चयापचय में सहायता करते हैं। विटामिन ए की भांति लौह तत्व भी संक्रमण से बचने के
बचने में हमारी सहायता करता है। अब लौह तत्व किन किन खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? देखिए, हरे पत्तेदार सब्जियां, मटर फलियां, जो मटर है उसमें पाया जाता है, किशमिश में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है, नाशपाती में पाया जाता है, सभी अनाज में पाया जाता है, मूंग मसूर दाल में भी पाया जाता है, चोकर में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, मछली में भी लौह तत्व पाया जाता है, यकृत में भी पाया जाता है, मुर्गी और अंडा इत्यादि में लौह तत्व पाया जाता है। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे एक प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप चेक करके उन सब क्वेश्चनों का भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।